मुझे कोई आइडिया नहीं था प्रपोजल राइटिंग को लेके कि कैसे एडमिशन में हैं। मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू थी। तो प्रपोजल प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग। कैसे टॉपिक्स को बनाया जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, सारे प्रोसेस को मैम सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर प्रिपेयरिंग योर प्रपोजल कुछ वेबसाइट्स वगैरह आपने यूज़ करे या कुछ? Hello everybody, this is Dr. Hena Dauber. Today I welcome everyone for a very important and a very interesting podcast. Today we have with us Ankur, जो कि आपके ऑल इंडिया रैंक रह चुके हैं फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन. ही वाज द टॉपर, जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे ऑलमोस्ट 99.9 परसेंटाइल. And now he has finally made his dream come true by reserving a seat for himself in the dream university of every candidate, that is Banaras Hindu University, as a PhD scholar in education department. So this is a pride moment for everybody, especially for all of us, your teachers, your faculty, your family, your friends, everybody. Ankur, we congratulate you for this achievement, this big milestone, which is a dream for everyone. तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे अंकुर आपके साथ. तो हाउ वाज दैट मोमेंट जब आपको पता लगा कि आपका एज ए स्कॉलर सिलेक्शन हो चुका है, वो भी बीएचयू में? मतलब इट्स अ ड्रीम. यस मैम, सबसे पहले थैंक यू मैम आपको और टेक्स्ट बुक टीम को. आपसे कनेक्ट रहने की वजह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई, क्योंकि मैम अब समझ नहीं पाते हैं खुद से कि करना कैसे है क्या. आपसे कनेक्ट रहने थे मैम. और मैम बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बीएचयू मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी रही है मैम. क्योंकि मैंने बीए में एडमिशन लेने के लिए भी वहाँ पे अप्लाई किया था, बीएलएलबी में भी एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैम मेरा एडमिशन हो नहीं पाया था. और बीएचयू मेरे लिए मैम बहुत लकी रहा है. मैं हमेशा से बनारस में रहा हूँ और अच्छी चीज़ है ये अंकुर. एंड जैसा कि मैं एक एक क्वेश्चन मेरे हमेशा दिमाग में आता है कि इट्स नॉट कि आप गए और आपका सिलेक्शन हो गया. क्या ऐसा भी मौका आया आपका इस पूरी जर्नी में जब आप गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? मतलब फर्स्ट टाइम बीएचयू में दिया और फर्स्ट टाइम में हुआ, या पहले भी आपने ट्राई किया? नहीं मैम, मेरा पहली बार मैंने ट्राई किया और मेरा पहली बार में ही हो गया एडमिशन. और मेरा जीआरएफ जो हुआ था जून 24 में हुआ था. और मैम मुझे कोई आइडिया नहीं था प्रपोजल राइटिंग को लेके कि कैसे एडमिशन होते हैं. तो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू थी और मैंने अप्लाई केवल वहीं पे किया था, और एक यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैम अप्लाई किया था. तो मैम मुझे सीखने के लिए, क्योंकि प्रपोजल राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पीएचडी एडमिशन्स के लिए, तो मैंने प्रपोजल राइटिंग्स के लिए यूनिवर्सिटी में सीनियर स्कॉलर्स हैं बीएचयू में, फिर वहाँ पे मैंने अप्रोच किया प्रोफेसर्स के यहाँ अपने, और उनसे बहुत कुछ सीखा. कैसे प्रपोजल डिफेंड किया जाता है, किस फैक्टर पे कैसे इंटरव्यू में आपको जवाब देना है. इसी पे मैं आपको चाहूंगी आप थोड़ा और इलाबोरेट करो अंकुर कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो आपको आई थिंक रिटर्न नहीं देना पड़ा होगा बिकॉज आपका ऑलरेडी जेआरएफ था. सो आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन हुआ होगा. तो प्रपोजल प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड ही आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन करता है. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि प्रपोजल प्रेजेंटेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योर प्रपोजल? कितना टाइम लगा आपको? यस मैम. मैम जब मेरा जीआरएफ हुआ था तो मैम मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है. फिर मैम उसको सीखने के लिए मैं बीएचयू में मैंने जैसे पहले बताया मेरे सीनियर स्कॉलर थे, तो वहाँ पे मैं प्रोफेसर से मैं मिला और सर से पूछा कि सर कैसे प्रपोजल राइटिंग होती है. प्रपोजल राइटिंग सीखने के लिए उन्होंने मुझे बताया कि लिटरेचर कैसे पढ़ा जाता है. फिर टॉपिक्स को पढ़ते जाओ, लिटरेचर पढ़ते जाओ, फिर तुमको तुम्हारे इंटरेस्ट अकॉर्डिंग मैम टॉपिक्स समझ में आने लगेंगे. फिर मैम प्रपोजल डिफेंड करने के लिए उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर इंटरव्यू पैनल में पूछा जा सकता है कि तुम पर्टिकुलर सैंपल को कैसे लिए, पर्टिकुलर पॉपुलेशन को तुम कैसे लिए, और फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, डेमोग्राफी को तुम क्यों लिए, फिर यही लिटरेचर कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारे टॉपिक को. यही सब मैम प्रोसेस उन्होंने सिखाया मुझे. और मैम जितना उन्होंने सिखाया मैम मैं अभी तक सीख नहीं पाया था वैसे, खास तौर से इस वाली जर्नी में मैम. और मैम अच्छी बात यह है कि मैम वो जिन प्रोफेसर मुझे सिखाए हुए थे मैम, वो आज मेरे सुपरवाइजर भी अलॉट हो गए हैं बीएचयू में. तो द पॉइंट इज जैसा कि आपके सुपरवाइजर सर ने बताया, एंड विच इज द की टू सक्सेस फॉर गेटिंग अ सीट इन पीएचडी इज read and reread.
और आप उसी एरिया में अपना टॉपिक पिक कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, राइट अंकुर? वही चीज़ आपको भी बताई गई कि जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, आप उसमें जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे और जितना ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, दैट विल हेल्प यू टू क्रैक योर प्रपोजल। तो अंकुर, मुझे एक बात बताइए, जब आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रपोजल प्रेजेंटेशन में? यस मैम। मैम बीएचयू का जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैम मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18वां रैंक था, और मैम एलाइड डिसिप्लिन में भी इंटरव्यू हुआ था लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में, जिसमें मैम मेरा पहला रैंक आया था बीएचयू में। और मैम जब इंटरव्यू मेरा 2 इंटरव्यू हुए थे दोनों डिपार्टमेंट में। तो क्वेश्चंस मैम क्वेश्चंस फैकल्टी में मैम 5 पैनल में 5 लोग थे मैम। और मैम वहाँ पे डीन मैम मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछी कि अपने बारे में बताओ। फिर मैम पूछी कि रिसर्च के लिए कोई बुक पढ़ा है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग के लिए। तो मैम मैंने बताया बुक के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि बुक का कंटेंट बताओ अगर तुम पढ़े हो तो। तो मैम मैंने पढ़ा था। तो मैम बता। मैंने उसको प्रोसेस को बताया। तो उसी में मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक टर्म्स उसमें होते हैं, कंटेंट में बताया। तो पूछी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर उससे मैम क्वेश्चन वो पूछी मुझसे ओके। कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बताओ और इन्फरेंशियल स्टैट्स पूरा डिफाइन करो, कौन कौन सा टेस्ट किसमें आता है। तो फिर मैंने उसको मैम डिफाइन किया। फिर इतना सुनने के बाद उनको लगा कि हाँ ठीक है, समझ गया। फिर मैम एक सेकंड जो फैकल्टी थी उसमें सर पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्योर हिंदी में मैम पूछा उन्होंने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावना स्तर के पेज पे क्या मेंशन है बताओ। तो मैम ये क्वेश्चन थोड़ा डीप चला गया। तो मैम इसका मैं आंसर नहीं दे पाया, बताया मैम कि एग्जैक्टली मैं इसके बारे में मुझे अभी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैम सेकंड फैकल्टी पूछी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करोगे, तुम्हारे प्रपोजल में जो ऑब्जेक्टिव तुमने जिस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करना चाह रहे हो, जिस हाइपोथेसिस को तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, वो उसमें कौन सी टेस्टिंग लगेगी, तुम कैसे प्रोसेस को फॉलो करोगे। मैम यही सब इंटरव्यू में पूछा गया। पॉइंट ये है कि आप अपने प्रपोजल में अगर एक वर्ड भी लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने पहला सवाल अंकुर से पूछा, उस क्वेश्चन से ही उन्होंने नेक्स्ट, उस अंकुर के आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द पॉइंट इज वट एवर यू आर आंसरिंग टू योर पैनल, दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो आपके सवाल जवाब में से ही अगला सवाल बनने वाला है। तो सवाल पर सवाल होगा यहाँ पर, लेकिन जो आप बोलेंगे वहीं से अगला क्वेश्चन बनेगा। सो द फैक्ट इज, अगर आप अपने प्रपोजल में एक भी चीज लिख रहे हो वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आपने प्रपोजल खुद बनाया होगा और खुद सेल्फ रीड करके बनाया होगा। तो दैट इज द की। अगर किसी भी को, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या एनी यूनिवर्सिटी विच हैज अ गुड ग्रेडिंग ऑफ नैक, अगर आपको वहाँ सेलेक्ट होना है, सो द फैक्ट इज रीड 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 एंड ट्राई टू राइट डाउन by your own self each and every word that you are writing in the proposal. You should be aware of it, you should be knowing about it, and you could defend it in front of the panel. तो इसके बाद अंकुर, अगला क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो ये है कि सब लोग कहते हैं कि जान पहचान के बिना एडमिशन नहीं होता है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे आपकी कोई सेटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए कि आपको ऐसा देखने को मिला, या आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम इन सब बातों का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि मैम ये सब सेकेंडरी चीज़ें आती हैं। प्राइमरी चीज़ों में मैम सबसे पहले अपने को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोसेस में जाने के लिए। और मैम रही बात, आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे यूनिवर्सिटी मतलब इस यूनिवर्सिटी से बाहर मुझे नहीं जाना, क्योंकि लोकेशन का वो प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ। मेरे साथ भी थी मैम कि बीएचयू छोड़ के कहीं नहीं जाना है, अगली बार ट्राई कर लेंगे लेकिन बीएचयू में रहना है। तो मैम बात ये रहती है कि अगर कोई आपको सुपरवाइजर प्रोफाइल विजिट करनी रहती है यूनिवर्सिटी पे, जैसे मैंने मैम किया, यूनिवर्सिटी पे प्रोफाइल विजिट करके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके उस प्रोफेसर से आप सजेशन लीजिए कि सर यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है, मुझे प्रपोजल राइटिंग कैसे डिफेंड करना है, कैसे टॉपिक्स को बनाया जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। सारे प्रोसेस को मैम सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैम सेटिंग वगैरह सब ये सब मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन लोगों इन चीज़ों की। तो जितना ज़्यादा हो सके उस यूनिवर्सिटी में विजिट कीजिए, वहाँ देखिए कि सुपरवाइजर की सीट खाली है, उनसे जाके डिस्कशंस कीजिए, अपना प्रपोजल दिखाएं, उस प्रपोजल में अगर आपको चेंजेस कहे जाएं वो सीखिए। एंड जब आप रेगुलर विजिट करेंगे तो आपका रिसर्च के लिए जो एप्टीट्यूड है वो भी सुपरवाइजर को दिखेगा। तो नेचुरली दे आर गोइंग टू गिव यू गुड सजेशंस, जो आपको इनसाइड द इंटरव्यू हॉल में काम आएगा। सो ऐसा नहीं है कि इट्स अ जान पहचान, बट डेफिनेटली वंस यू गो एंड विजिट, दे सी हु विच कैंडिडेट हैज अ गुड aptitude in research
रिसर्च एंड देखो जिसका एप्टीट्यूड होगा दैट कैंडिडेट विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड. सो अंकुर, आप क्या सजेशन देंगे जैसे जो बच्चे अब पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड व्हाट गाइडलाइंस और व्हाट की पॉइंट्स दे शुड कीप इन माइंड बिफोर देयर प्रिपरेशन, और किस तरह से दे शुड मेक देयर प्रपोजल? मैम बेसिकली मैम इस प्रोसेस में आने के लिए सबसे पहले तो मैम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो होता है उसको क्वालिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी मैम. और मैम क्योंकि नेट पे भी मैम एडमिशन लोग लेते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनता है जेआरएफ की वजह से। और थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस में भी थोड़ा सा लोड आता है उस चीज़ों से कि स्टूडेंट्स का वो होता है। और मैम मेंटल स्टेटस भी थोड़ा सा बैलेंस रहता है इस वजह से कॉन्फिडेंस मैम बना रहता है। और मैम यही है प्रोसेस कि आप तैयारी के दौरान बैलेंस बनाइए यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान कि कोई स्टैंडर्ड बुक रिसर्च मेथड की पढ़िए। ओके. क्योंकि मैम बिना उसको पढ़े तैयारी के दौरान बिना उसको पढ़े किसी स्टैंडर्ड बुक को मैम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है मैम नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। उसको पढ़ते पढ़ते हुए किसी एक्सपीरियंस जो गाइडेंस हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे गाइडेंस लेते हुए अगर आप बनाएंगे, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने जाएं, फिर वहाँ पे आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। So the point is you should have a thorough understanding of your research part. So because it's totally PhD is totally a research work, तो आपको research से जुड़ा हुआ आपका base clarity बिल्कुल होना चाहिए. Like in UGC NET we also prepare you for research aptitude in both paper 1 and paper 2. Yes, ma'am. But उसके बाद अगर आप proposal बना रहे हैं तो जो कुछ advanced चीज़ें हैं उसके लिए आपको एक और additional प्योर रिसर्च की बुक जरूर रीड करनी चाहिए फॉर योर प्रपोजल प्रेजेंटेशंस, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड आई थिंक दे शुड डाउनलोड लॉट ऑफ पेपर्स रिलेटेड टू देयर एरिया, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि अब तक क्या हो चुका है और क्या और होना ज़रूरी है. सो फॉर प्रिपेयरिंग योर प्रपोजल कुछ वेबसाइट्स वगैरह आपने यूज़ करे या कुछ मैं सजेस्ट करोगे आप? मैम सबसे पहले कि मैं जब मेरा स्टार्टिंग फेज था, क्योंकि मैम सब यूनिवर्सिटी को विजिट करना भी एक चैलेंज रहता है, डिपार्टमेंट में एंट्री मिलती नहीं है। और मैम टेक्स्ट बुक पे जो पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम कंडक्ट होता है मैम, उनमें जो फैकल्टी इनवाइटेड होती है जेएनयू डीयू की, मैम वहाँ से बहुत सीखने को मिला कि किस प्रोसेस पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कैसे कैसे प्रोसेस को सीखना है। क्योंकि मैम जितने भी वीडियोस अपलोड हुए मैम सारे मैंने फॉलो किए। फॉलो करने के बाद उसको सीखते हुए मैम फिर ग्राउंड लेवल पे वर्क किए, क्योंकि वहाँ पे भी फैकल्टी यही समझाती थी कि ग्राउंड पे भी विजिट करिए, क्योंकि मैम इन्फ्लुएंस वही से आया टेक्स्ट बुक पे देखने से ही मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैम कंडक्ट किए जाते हैं। और मैम यही प्रोसेस फॉलो करने से थोड़ा थोड़ा जब आइडिया मिलने लगेगा मैम, तो फिर ऑटोमेटिक आपको रास्ता दिखने लगेगा। एक और सवाल है अंकुर, आप ऑल इंडिया रैंकर रह चुके हैं 99.9 परसेंटाइल. सो व्हाट वाज योर बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ दैट यू विल शेयर विद योर फेलो मेट्स? मैम सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आप कनेक्ट रहे हमेशा मेरे से। लगभग 2-2.5 सालों से मैं आपसे साथ कनेक्ट हूँ और हर क्वेश्चन का आप आंसर देती हैं, इसीलिए मैम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस फील्ड में मैं बैलेंस्ड हूँ। बाकी तो मैं डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं। मैम मेरा जो रूटीन था, मैं पेपर 2 के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रखा था, आपका रिटन बुक है मैम। और पेपर 1 के लिए मैं कोई बुक फॉलो नहीं किया था। पेपर 1 के लिए मैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट आता है उसको फॉलो किया था। और मैम सबसे पहले मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपके बुक्स को प्रीफर करते हुए उसको नोट्स बनाए, उससे नोट्स मैंने तैयार किए। नोट्स तैयार करने के बाद फिर जो मॉक टेस्ट आता है टेक्स्ट बुक पे, उसको एक घंटे, जैसे एक दिन में मैंने पेपर 1 के लिए 2 मॉक दे दिए 1-1 घंटे के। फिर अगले दिन उसको एनालिसिस करेंगे, हर चारों ऑप्शंस को जैसे आप लोग सिखाते हैं कि हर चार ऑप्शंस की एनालिसिस करो। मैम मैं 2018 से का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मेरे पास नोट्स हैं मैम। और टेक्स्ट बुक पे जो लैपटॉप पे मैं इंटरव्यू देता था वो मॉक, और जितने भी क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस का जो डिस्क्रिप्शन देता है टेक्स्ट बुक पे मैम, उसको उसका वो बनाते हुए, और मैम सुबह में मैं रिवाइज करता था। मैम मेरा कोई रिजिड टाइम टेबल नहीं था कि पढ़ना ही है अगले दिन। हाँ फ्लेक्सिबल था मैम। सुबह 7 से 9 के बीच में मैं रिवीजन करता था, नोट्स तैयार करता था, और बाकी में मैं 4-5 घंटे बस वही मॉक टेस्ट देना, जो सिलेबस पहले का जो बनाया गया है उसको पढ़ते रहना, बुक्स को रिवीजन करना। मैं आपका बुक कम से कम 10 बार पढ़ा होगा मैंने, क्योंकि छूट जाने के बाद थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। बार बार उसको पढ़ते रहना बुक से। बाकी पेपर 2 के लिए कोई और अलग से बुक नहीं था, और पेपर 1 के लिए कोई बुक नहीं था। केवल टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट था मैम, उसी को मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैम जितने भी 34-35 शिफ्ट में पेपर होते हैं, मैं कम से कम 5-6 सालों का उसका सबका नोट्स बना के उसको रिवीजन करते रहता था और उसको पढ़ते रहता था। मैम मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे तो बस ये चाहिए था कि मुझे बस 100 क्वेश्चन सही हो जाए, जीआरएफ हो जाए।
लेकिन मेरे देख 13 क्वेश्चन सही हो गए इसकी वजह से। Amazing. 226 number कम नहीं है, 226. So the fact is, students, one suggestion that Ankur has given you people is there should be no rigidity कि मुझे यही करना है, नहीं, flexible बनो. He has done, मतलब 2018 onwards he has practiced every question of the paper number 1, जो कि किसी भी सब्जेक्ट का पेपर नंबर 1 था. He has practiced all questions. तो पेपर नंबर 1 में आपके पास वैसे भी plenty of thousands of questions इसलिए है क्योंकि हर साल 80 सब्जेक्ट्स 80 to 85 सब्जेक्ट्स में आपका यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट होता है और सब में पेपर 1 होता है. तो हर साल आपको ऑलमोस्ट 80 पेपर्स मिल जाते हैं पेपर नंबर 1 के. तो फिर आपके पास कोई शॉर्टेज ही नहीं है और वो सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ ऑल टुगेदर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मिलते हैं. सो आई थिंक इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड फॉर पेपर नंबर 2 यू आर रेगुलर इन आवर क्लासेस, आपने पेड बैच लिया नहीं तो आप यूट्यूब पे रेगुलर हो, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन. सो आप इनको लास्ट एक सजेशन क्या देंगे दैट दे शुड कीप इन माइंड वेदर फॉर पीएचडी और फॉर द यूजीसी नेट जीआरएफ? मैम मेरे लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरे लिए ये भी हेल्पफुल रहा कि एग्ज़ाम्स के दौरान जैसे एग्ज़ाम्स में 10 दिन बचे हुए हैं, जो मैराथन क्लासेस होती हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं अलग अलग ही के सारे 10 यूनिट्स के, वो मैम मैं बहुत उसको मतलब एक वीडियो को कम से कम 2-2 बार हाँ 3-3 बार जो आप पढ़ाती हैं हाँ देखता रहता था कि पूरा माइंड में एकदम घुस जाए अच्छे से, मतलब क्लियर कट उसका रहे. लाइव क्लासेस में आता रहता था नोट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा टॉपिक्स में चेंज हो रहे हैं, सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन टॉपिक्स ऐसे ऐसे उसमें एंट्री ले रहे हैं जैसे कि जो लिखे नहीं है वो भी आ रहे वो हैं. भी आ रहे हैं मैम. और मैम एक अरेंज सीक्वेंसिंग में जो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट पे जो मिलता है, उसमें कहीं मतलब इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं जरूरत है. नहीं पड़ती आपको. हाँ, बस मॉक टेस्ट आप देते रहिए, उसको उसका वो एनालिसिस करते रहिए, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है जब तक आपकी उसकी वैलिडिटी है. एंड अंकुर पीएचडी के एडमिशन के लिए अगर प्रपोजल में बच्चा स्ट्रांग है और अच्छे से उसने उसको प्रिपेयर किया है तो हो जाएगा मतलब बच्चों का? हाँ मैम, एडमिशन हो जाएगा अगर प्रपोजल राइटिंग होगी, कि मैम ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर मैम अगर वाकई में कोई प्रपोजल खुद से बनाया रहेगा तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि सीट सबके लिए उतने ही आ रही हैं और सबके लिए मैम कंडीशन सेम है सेम है. अगर देखा और जाए. ऐसा है कि जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस है? मैम जीआरएफ वालों को थोड़ा बहुत तो प्रेफरेंस रहता ही है, लेकिन नेट वाले भी अगर प्रपोजल डिफेंड कर लें अच्छे से तो मैम एडमिशन होता ही है, क्योंकि सीट्स का ब्रेकअप हो जाता है, फिर इतने सीट्स पे नेट को लेना है, इतने सीट्स पे जीआरएफ को लेना है. अभी जैसे थर्ड कैटेगरी आई है ओनली पीएचडी की, क्या उसमें भी आपने देखा है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट जेआरएफ नहीं है और उनका एडमिशन ओनली पीएचडी कैटेगरी के थ्रू हुआ हो? ऐसा मैंने डेटा अभी देखा नहीं मैम, अभी देखना पड़ेगा क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी डिस्क्लोज नहीं करी है. और लेकिन मैम उतना तो सिलेबस रिवीजन मतलब सिलेबस स्टार्टिंग फेज में ही उतना नंबर आ जाता है जितना ओनली पीएचडी में आता है, तो कोशिश करें कि नेट हो जाए, और नेट हो जाए प्रोसेस को फॉलो करते हुए. हाँ एक और मैं सजेशन मैम, रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक स्टैंडर्ड बुक साथ में लेके चलते चलें तो ही यही थोड़ा सा मतलब रिसर्च को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली प्रपोजल बनाने में भी हेल्प करेगा. जब आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा रिसर्च की नॉलेज से ही. यस मैम, क्योंकि जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका एरिया तुरंत चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं रहेगा कि उसी से ही सब कुछ होना है. असली जो आपका गेम बदलेगा वो रिसर्च मेथड का बुक ही कोई बदलेगा. बिल्कुल. एंड बीएचयू में जब गए सबको बताया फिर सब तो बहुत खुश हो गए. बहुत में भी मैं अपने में मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरे लिए ये ड्रीम था. सपना था पूरा हुआ. एंड अच्छी चीज ये अंकुर आपके साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के और भी स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है ना वहाँ पे. सब लोग साथ ही आए. हाँ, निकिता है, नुपुर है, सो दे हैव गॉट सिलेक्शन टुगेदर विद यू. वो भी हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ही स्टूडेंट्स है. चलिए, तो आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके बेटा? मैम वही रिसर्च में कुछ अच्छा, हाँ रिसर्च में अच्छा होते चले, बाकी तो फिर एंड आपका टॉपिक किस एरिया से रिलेटेड है? जो मेरा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन एकेडमिक अचीवमेंट एमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. गुड, नाइस टॉपिक, जहाँ पे आईसीटी का प्रॉज एंड कॉन्स इम्पैक्ट आएगा, खासतौर पे सोशल मीडिया वेब 2.0, तो उसका इम्पैक्ट ऑन दी स्टूडेंट्स अचीवमेंट. चलिए, with this we come, I would like to congratulate once again to you Ankur for both the big achievements, All India ranker and then you are a PhD scholar in BHU, जहाँ पर अंकुर का BHU में ही 2 डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन हुआ है and now he has a choice to go for whether the elite branch or for the education. I think you're going for the pure education branch. So soon he will be meeting us once again later on once he is an assistant professor in BHU. So I think इस सपने के बाद डॉक्टर अंकुर का अगला सपना असिस्टेंट प्रोफेसर इन BHU भी जल्द होगा पूरा.
So congratulations, God bless you, and hoping and praying for your best future. Take care and good luck. Thank you. Thank you.